हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के सबसे महान कवि और नाटककार के बारे में। और वो महान कवि और नाटककार हैं कालिदास जी। कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। शेक्सपियर के बारे में आप जानते ही होंगे, जो अंग्रेजी भाषा के महान पोइटर और महान नाटककार हुए हैं। इनका नाम देना एक सम्मान की बात हो सकती है, लेकिन कालिदास जी को शेक्सपियर का नाम देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कालिदास जी जो है वो अपने आप में एक महान और प्रतिष्ठित नाटककार और कवि हैं। कालिदास जी का नाम अपने आप में एक नाम है, इनको किसी टाइटल की जरूरत नहीं है। बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि कालिदास जी शेक्सपियर से भी महान नाटककार और एक महान कवि हैं। लेकिन ये डिबेट है और ये डिबेट कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि दो कलाकारों की कला को एक दूसरे से मेल झोल नहीं करवा सकते, क्योंकि कोई पैमाना नहीं होता है जो बता सके कि कौन बेहतर है और कौन नहीं, क्योंकि एक कहानी को देखने का सबका नजरिया अलग अलग होता है। आपका नजरिया कुछ है, हमारा नजरिया कुछ है, कहानी के पात्र तो वही है। तो हमारी वीडियो है कालिदास जी के बारे में। इनके जीवन का कुछ ऐसे पहलू हैं जो हम बचपन से कहानियां सुन रहे हैं, तो आज भी हम वही कहानियां सुनाएंगे कालिदास जी की। कालिदास जी एक महान कवि और नाटककार ही नहीं, बल्कि संस्कृत भाषा के विद्वान भी थे। कालिदास जी भारत के श्रेष्ठ कवियों में से एक थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार मानकर सुंदर, सरल और अलंकार युक्त भाषा में अपनी रचनाएं की और अपनी रचनाओं के माध्यम से भारत को एक नई दिशा देने की कोशिश की। कालिदास जी के बचपन का वर्णन करते हैं। इनके जन्म की कोई सही लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि इनका जीवन काल 1st सेंचुरी BC से 1st सेंचुरी AD तक था। कालिदास जी के जन्म के 5 वर्ष बाद ही उनके माता पिता उनको छोड़कर चल बसे थे। उसके बाद बालक का लालन पालन एक दयालु गवाले ने किया था। कालिदास जी गवाले की गाय चराने में हाथ बटाते थे और गाय चराने के बाद जो समय मिलता था उसमें गांव के बाहर काली माता का मंदिर था, उसमें पूजा अर्चना करते थे और इसी कारण इनका नाम कालिदास पड़ा। वाराणसी नरेश की पुत्री थी विद्योत्मा, जो रूपवान और गुणवान थी। राजा को चिंता हुई कि विद्युत्मा के लिए उसके जैसा ही रूपवान और विद्वान वर्ग कहाँ मिलेगा। उनकी पत्नी ने कहा, वारुचि विद्युत्मा के लिए बिल्कुल सही है। ये विद्वान तो हैं, लेकिन विद्युत्मा को मनाना मुश्किल है, क्योंकि राजकुमारी को अपने ज्ञान पर घमंड था कि जो पुरुष मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा मैं उसी से शादी करूंगी, और शास्त्रार्थ मुख्य भाषा में होगा। अब वारुचि के बारे में जानते हैं कि वारुचि थे कौन। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक रत्न थे वारुचि। कालिदास जी भी इनके रत्नों में शामिल थे। जब वारुचि और विद्युत्मा के बीच शास्त्रार्थ हुआ तो वारुचि विद्युत्मा से हार गए थे। वारुचि वहां से चले तो गए, लेकिन मन ही मन बहुत दुखी थे। वो अपनी हार का बदला राजकुमारी विद्युत्मा से लेना चाहते थे। वारुचि जब वहां से जा रहे थे तो उसे एक मंदबुद्धि बालक दिखाई दिया। वो एक पेड़ पर लकड़ी काट रहा था और जिस डाल पर बैठा था उसी डाल को काट रहा था। वारुचि के समझाने पर भी बालक को समझ में नहीं आया। तब वारुचि को अपने अपमान का बदला लेने की तरकीब सूझी, और वो बालक था कालिदास। और वह कालिदास को अपने साथ ले गए और राजा से मिलवाया कि यह बहुत ही बुद्धिमान और विद्वान है, और यह आपकी पुत्री विद्युत्मा से शास्त्रार्थ करने आए हैं। वारुचि ने कालिदास जी को सब कुछ पहले ही समझा दिया था कि अपना मुंह नहीं खोलना है, जो कुछ भी पूछा जाए वो सब संकेतों में बताना है। जब मौन शास्त्रार्थ शुरू हुआ तो राजकुमारी विद्युत्मा ने पहले की तरह ही एक उंगली उठाई, और इसका अर्थ था कि परमात्मा ही सत्य है। लेकिन मूर्ख कालिदास जी ने समझा कि वह उसकी एक आंख फोड़ना चाहती है, और यह प्रश्न का उत्तर देते हुए कालिदास जी ने अपनी दोनों उंगलियां खड़ी कर दी। कालिदास जी का उत्तर था कि वह उसकी एक आंख फोड़ेगी तो वो उसकी दोनों आंख फोड़ देगा। लेकिन विद्युत्मा कालिदास जी के उत्तर का मतलब समझी कि सृष्टि में आत्मा और परमात्मा दोनों सत्य हैं, और राजकुमारी कालिदास जी के उत्तर से संतुष्ट हो गई। ये सब अलग अलग कहानियां हैं। आप जहाँ भी पढ़ेंगे, जहाँ भी सुनेंगे, हर जगह एक अलग ही कहानी सुनेंगे। दूसरे प्रश्न में विद्युत्मा ने अपनी 5 उंगलियां खड़ी करी, जिसका मतलब था कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। अब कालिदास जी विद्युत्मा के प्रश्न का अर्थ समझे कि वह उसको थप्पड़ मारना चाहती है। तब कालिदास जी ने उत्तर में 5 उंगलियों से मुट्ठी बंद करके दिखाया। कालिदास जी का संकेत था कि तुम मुझे थप्पड़ मारोगी तो मैं तुम्हें गुस्सा मारूंगा। लेकिन विद्युत्मा ने इस उत्तर का अर्थ समझा कि जब तक 5 तत्व अलग अलग हैं तो इनसे कोई कार्य सिद्ध होना मुश्किल है। 5 तत्वों के एक रूप होने से ही इनकी अभिव्यक्ति संभव है।
विद्युत माँ ने अपनी पराजय स्वीकार करते हुए कालिदास जी से विवाह कर लिया। बाद में जब विद्युत माँ को पता चला कि कालिदास जी एक मंदबुद्धि इंसान हैं, तो वह उनको बेइज्जत करके खुद से दूर जाने को कहा और कालिदास जी ये अपमान सहन नहीं कर सके और वहां से चले गए। कालिदास जी अपमानित होने के बाद ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल गए। माँ काली के मंदिर में जाते हैं क्योंकि कालिदास जी माँ काली के परम भक्त थे, इसलिए वो माँ काली की प्रतिमा के समक्ष ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं, कठोर तप करने लगते हैं और धीरे धीरे अन्न और जल का भी त्याग कर देते हैं। लेकिन फिर भी माँ काली प्रसन्न नहीं होती है। उसके बाद कालिदास जी अपनी बलि देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। उस समय माँ काली कालिदास जी से प्रसन्न होकर उसे रोक लेती है और काली माँ कालिदास जी को एक विद्वान पंडित का आशीर्वाद देती है। हम हमारा पहला पार्ट यहीं पर खत्म करते हैं। अगले पार्ट में हम बताएंगे कि कालिदास जी ने कौन कौन से नाटक लिखे हैं, कौन सी कविताएं लिखी हैं, कौन सी रचनाएं करी हैं, ये सब हम हमारे अगले पार्ट में बताएंगे।